in the body which are they are the specialized structure in the body to receive the various stimulus. Stimulus means कोई भी मैसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल और द इंटरनल इन्वायरमेंट. बॉडी के अंदर भी जैसे आपको पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो गया, तो ये सब इंटरनल इन्वायरमेंट से स्टिमुलस लाना. बाहर से क्या हो गया, किसी ने आपको धक्का दे दिया, किसी ने आपको निडल प्रिक कर दिया, ठीक है, ये सब एक्सटर्नल है. So the nature of receptors is defined by the type of stimulus that it can respond to. जैसे कि फोटो रिसेप्टर्स हमारे आंख में प्रेजेंट है, जो किसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लाइट को रिस्पॉन्ड करेंगे. फोनो रिसेप्टर्स हमारे कानों में है, जो किसको रिस्पॉन्ड करेंगे, साउंड को रिस्पॉन्ड करेंगे. ठीक है. टैक्टाइल एंड टैक्टो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, टैक्टाइल एंड टैंगो आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर स्किन फॉर टच एंड द प्रेशर. ठीक है. So it implies that when a specific type of stimulus reaches the sensory neuron, it causes the production of the action potential. Action potential means generation. This action potential is carried in the form of an impulse, and these impulses are conducted to different functional areas of the brain for processing and interpretation. इसलिए हर स्टिमुलस के लिए हम अलग अलग रिएक्शन दिखाते हैं. That depends upon our brain का processing and our brain का interpretation. Understood? Yes, ma'am. So let us learn about the eye, which is a sense organ. So eye are a pair of sensory organs for vision. देखने के लिए कहां पर प्रेजेंट है, हमारे स्कल के. यू कैन सी दिस इज अवर स्कल. ठीक है, ये हमारा स्कल है. स्कल को अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक होल होता है. स्कल में यहाँ पे एक होल होता है, जिसके अंदर हमारा आईज प्रेजेंट है. ठीक है. तो स्कल में जो होल है, हाँ, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट. ऑर्बिट. So orbit of the skull, a cushion of flat around each eye is a spherical round and it is called as an eyeball. Okay, you can see first all of you can take a screenshot of this part of eye. अब eyes में क्या क्या regions है, you can see. eyes में ऊपर होता है eyelid जो open and close होता है, eyelashes जो hair like structures हैं. You can see the lacrimal gland present over here. This is the orbit, जिसके अंदर it's a socket. Orbit is a socket in which our eye is present. Then lacrimal secretory ducts are present over here, and the punctum. ठीक है, we will be understanding everything. जहाँ पे आप काजल लगाते हैं लड़कियां, जहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं, punctum. ठीक है. So eyes are protected by bones, eyebrows, upper and lower eyelid with the eyelashes. Lacrimal का मतलब होता है tear gland. Tear gland. The movement of eyeball is controlled by 6 sets of muscles. I've taken screenshot of this page. Yes. Now again take a screenshot of this part. This is the section of the eye, internal structure of the eye. So पहले हम internal structure को समझ लेते हैं. You have already learned in your lower classes also, है ना, 10th में पढ़ा है ना ये, 10th में या 9th में, whatever. Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है. तो एक बार वापस देख लेते हैं सारी चीजों को. तो देखो, सबसे पहला पार्ट, इसे हम कहेंगे कॉर्निया. पहले हम लोग सिर्फ लेबलिंग्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम अंदर का समझेंगे. पहले आप सारे लेबलिंग्स देख लो. देखो, ऊपर का पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्निया. कॉर्निया. ठीक है. देन उसके बाद है, उसके अंदर है ये वाला हिस्सा जहां पे हमारा लेंस प्रेजेंट है, दैट इज द प्यूपिल. Pupil. Then iris, a muscle-like structure. Then the lens, which is a transparent part. Then suspensory ligament. Suspensory नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा ligament जो इस लेंस को पकड़ा हुआ है. So suspensory ligament. अच्छा, अब कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में आप एक स्पेस देख पा रहे हो, एक स्पेस देख पा रहे हो. इस स्पेस को बोला जाता है एक्वियस चेम्बर. एक्वियस चेम्बर, जिसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसे हम कहेंगे एक्वियस ह्यूमर. एक्वियस ह्यूमर.
फिर आई लैशेस तो आप देख ही रहे हो, दैट इज नॉट अ थिंग। देन इसके नीचे सेंसरी लिगामेंट के नीचे दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ कंजेक्टिवा। कंजेक्टिवा मोस्टली यहाँ पे जब इन्फेक्शन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कंजेक्टिवाइटिस। कंजेक्टिवाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन टू कंजेक्टिवा इज कॉल्ड एज कंजेक्टिवाइटिस, जब वो रेड रेड हो जाता है पूरा पार्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट ciliary body. Ciliary body again you can see which has been attached to the suspensory ligament. काम क्या कर रहा है ciliary body? It is made up of muscles which will help in the attachment of this lens and iris. पूरे eyeball को मदद कर रहा है attachment के लिए. Then next part is sclera. Sclera. You can see the sclera is been present all over behind sclera. ठीक है. Then अंदर के साइड में और देखते हैं. ठीक है. अंदर के साइड में a bluish part which is called as a choroid. Bluish part which is called as a choroid. ठीक है. और अंदर भी बहुत बड़ा सा चेम्बर है, बहुत बड़ा सा स्पेस है. जैसे यहाँ पे छोटा सा स्पेस है, जिसे हमने एक्वेस चेम्बर बोला, जिसके अंदर एक्वेस ह्यूमर था, वैसे पीछे के साइड में, आंखों के पीछे के साइड में भी एक बहुत बड़ा सा चेम्बर प्रेजेंट है, जिसे हम कहेंगे विट्रियस चेम्बर. विट्रियस चेम्बर. तो ऑब्वियसली वो खाली तो होगा नहीं, तो इस विट्रियस चेम्बर में क्या भरा है? विट्रियस ह्यूमर. विट्रियस ह्यूमर. Then again अंदर वाला पार्ट, सबसे अंदर वाला पार्ट is called as a retina. Retina. Retina is the most important part of the eye because इसके अंदर ही rods होते हैं, cones होते हैं, photoreceptors जो है ना, rods, cones, that we will be learning. Then you can see a small projected area called as a fovea. Then a spot which is called as a blind spot. Why it is called as a blind spot? We will be learning. And then the optic nerve which will go to the brain. ठीक है. So just take a screenshot. This is the way you will draw the diagram for your अच्छा sorry आपको एग्जाम को तो नहीं है. You can just have a look so that जब आप पढ़ोगे तो आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाएगी. Again the same diagram, same labelings. एक बार labelings देखो so that when we will be learning the theory, the things will be much more clear. Again the ciliary body, aqueous chamber, cornea, pupils, iris, lens, ciliary body. Then बीच वाला part is retina. इसका ऊपर वाला part is sclera, बीच वाला part is choroid. ठीक है. Then fovea, blind spot, and the optic nerve passing to the brain. इतना clear है सारे labelings. So let us learn one by one. So walls of the eyeball is made up of 3 layers. 3 layers. Sclera, choroid and the retina. अभी हमने diagram में देखा sclera, choroid and the retina. Sclera को हम sclerotic भी कहते हैं. Sclerotic. So it is the outermost layer which is made up of dense fibroelastic connective tissue. Very important for NEET. What is sclera made up of? It is made up of dense fibroelastic connective tissue with collagen fiber. You all know that जहाँ पे भी collagen fiber होता है, हाँ, it provides strength. It is providing strength. Why it is providing strength? Because it helps in the movement of the or attachment of the eyeball muscles. ठीक है. तो ये strong होना चाहिए ना. So it provides the attachment to the eyeball muscles. इसके वजह से ये collagen fiber से बना है. Then the cornea. Cornea. ठीक है. So the anterior thick transparent part of sclera, you can see the labeling, it is called as a cornea. Slightly which is bulging out for focusing the light on the retina. Sclera is provided, you can see the sclera part, it has been provided with the blood vessels, but cornea is not. But cornea is not. Very important point for NEET. Cornea में blood vessels नहीं है. Cornea को फिर nourishment कैसे मिलता है? जो यहाँ पर एक्वियस ह्यूमर प्रेजेंट है और जो लैक्राइमल ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है, उन दोनों से ये कॉर्निया को नरिशमेंट मिलता है. The exposed part of sclera and the entire cornea, again they have been covered with a transparent covering which we call it as a conjunctiva. Conjunctiva का काम क्या है? Providing protection and lubrication. Understood this part? Yes, ma'am. Next comes the choroid.
उसका अलग नाम भी याद रखो बेटा। Choroid is also called as a UVA. It is the middle vascularized. Vascularized means rich in blood vessels. Pigmented layer. Pigmented layer. Colored one. It is not a complete layer, but it is divided into 3 regions again. Choroid proper, ciliary body, and iris. You can see. So choroid proper, it is just it lining the स्क्लेरा। अभी हमने देखा ना स्क्लेरा के नीचे जो लेयर था, जो ब्लू कलर का मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, हाँ, तो दैट वाज अ कोरॉइड प्रॉपर। रिमेम्बर, स्क्लेरा ये है, ऊपर वाला स्क्लेरा है ना, इसके नीचे जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है दैट इज कोरॉइड। तो दिस इज कोरॉइड प्रॉपर। ठीक है। Due to its pigmented nature, it prevents internal reflection. The blood vessels of choroid provide nutrition and oxygen to the retina. Again, you can see the part, the 3 regions: choroid proper, ciliary body, and iris. Choroid proper, ciliary body, and iris. ठीक है। Now, ciliary body. It's a thick muscular ring के जैसा structure at the junction of choroid and iris, है ना। Ciliary body क्या है? Which is present at the junction of choroid and iris. Its epithelium will secrete the aqueous humor. Attached to the ciliary bodies are sensory ligament which holds the lens, है ना। ये तो हमने पहले वाले डायग्राम में देखा, है ना। सिलरी बॉडी के यहाँ पर क्या आप देख सकते हो? सेंसरी लिगामेंट, सेंसरी लिगामेंट। फिर the ligament and the muscles of ciliary body helps in the adjustment of the size of the lens. आपको ये पता ही होगा ना, लेंस छोटा बड़ा होता है। जैसे अंधेरा है, अंधेरे में पहले अपने को दिखाई नहीं देता है, फिर थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे दिखने लगता है। और अगर आपकी आंखों पे बहुत जोर का लाइट डाला तो फिर लेंस का साइज छोटा बड़ा होता है। डू यू नो ऑल दिस थिंग्स? Yes. So it is always because of the ciliary body. Iris. Iris कहाँ पर present है? At the junction of sclera and the cornea. Again, vascular part of the choroid sharply bends into a cavity of an eyeball, forming a thin and a colored partition called as the iris. So the colored part is the iris. It is perforated in the middle. बीच में ऐसा परफोरेशन रहता है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। अगर आप अपने आंखों को ध्यान से देखोगे तो आपके जो आई कलर है, जो भी उसके बीच में सेंटर में आपको एक छोटा सा ऐसा दिखेगा कि एक बीच में भी कुछ है। So that part is the pupil. So smooth muscles of the iris will help in regulating the size of the pupils depending upon the intensity of the light. The pigmentation in the iris determines the color of the eyeball. जैसे किसी का blue color का eyes है, brown color का eyes है, black color का eyes है, तो it is because of the pigment which is present in the iris. Okay. So just you can see how the contraction and relaxation is taking place. The iris relaxes in the bright light. You can see how it is relaxing. See the pupil. Pupil का size देखो छोटा हो गया. Iris contract in the dim light ताकि हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगे. Understood? Yes, ma'am. Okay. Now lens. So lens is a transparent part, biconvex structure है, हमारे eyeball से suspended है with the help of the suspensory ligament. अच्छा, तो ये हमने 2 चेम्बर्स देखे थे अभी डायग्राम में। आगे वाले चेम्बर को, एंटीरियर स्मॉल चेम्बर को हम एक्वियस चेम्बर बोलते हैं, जिसमें एक फ्लूइड है, हाँ, जिसे हम एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं। ह्यूमर का मतलब ही होता है वाटरी फ्लूइड।
जैसे आपने अभी आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया बेटा, पढ़ाया है मैंने? नो मैम। हाँ, तो उसके अंदर है ना, आप पढ़ोगे कि बी लिम्फोसाइट्स को भी हम सेल ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है, सेल मीडिएटेड ह्यूमर बोलते हैं। तो ये ह्यूमर वर्ड याद रखो बेटा, ह्यूमर का मतलब भी होता है वाटरी फ्लूइड, ह्यूमर का मतलब भी होता है वाटरी फ्लूइड, इट्स अ बायोलॉजिकल टर्म। वैसे ही विट्रियस चेम्बर जो पीछे वाला बड़ा वाला हिस्सा है, उसके अंदर भी एक जेली के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम कहेंगे विट्रियस ह्यूमर। इस ह्यूमस का काम क्या है? मेंटेनिंग द शेप एंड मेंटेनिंग द प्रेशर। तो एक बार ये भी देख लो, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, कैन सी द एक्वियस ह्यूमर एंड द विट्रियस ह्यूमर। अब हम रेटिना के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ बाहर बाहर के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। रेटिना इज द एक्चुअल पार्ट जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्म होता है। सो इट इज इनर मोस्ट है, डेलिकेट है, नॉन वेस्कुलर है एंड लाइट सेंसिटिव एरिया। नॉन वेस्कुलर मतलब यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। रेटिना वाले रीजन में बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो इट हैज टू रीजन, एक तो नॉन सेंसरी और एक सेंसरी पार्ट। तो नॉन सेंसरी क्या है? सिंगल लेयर ऑफ पिगमेंटेड पार्ट लाइनिंग द आइरिस एंड द सिलेरी बॉडी, जो एकदम छोटा सा हिस्सा है। और जो बड़ा वाला हिस्सा है, दैट इज अ सेंसरी पार्ट which is lining the choroid. It has the outer pigmented part, the inner nervous part. नर्वस पार्ट में तीन हिस्से हैं। बाहर वाले हिस्से में फोटो सेंसिटिव लेयर है, जिसमें रॉड्स एंड कोन सेल्स होते हैं। बीच वाले में बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, और सबसे अंदर में गैंग्लियन सेल्स होते हैं। गैंग्लियन मीन ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। फिर उसके बाद सारे नर्व्स एक जगह इकट्ठा होके कलेक्टिवली दे आर फॉर्मिंग द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मतलब आंखों का नर्व विच इज गोइंग टू द ब्रेन। सो प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू, सेंसरी पार्ट में 3 लेयर्स, सेंसरी पार्ट में 3 लेयर्स। outer with rods and cones, middle with bipolar neuron, and inner with ganglion cell. See with the diagram. See with the diagram. You can see outer with rods and cones, middle with bipolar cell, अंदर वाला with ganglion cell. Understood? They are Yes, ma'am. collectively forming the optic nerve. यहाँ पे सारे लोग एक साथ आ रहे हैं और इससे क्या बन रहा है? ऑप्टिक नर्व। Now this is a section of the eyes. You just see this part nicely and properly. Again the same thing in another form. ठीक है, यही वाले डायग्राम को ऐसे सीधा करके दिखाया है यहाँ पे। तो सबसे नीचे वाला स्क्लेरा, फिर कोरॉइड, फिर पिगमेंटेड एपिथेलियम, फिर आता है रॉड्स एंड कोन्स, फिर आता है बाइपोलर सेल्स, फिर आता है गैंग्लियोनेटेड सेल्स। फिर सारे लोग इकट्ठा होंगे और क्या बनाएंगे? ऑप्टिक नर्व बनाएंगे। Now let us see what is blind spot. Blind spot. तो ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? मतलब दिख नहीं रहा है। अब दिखता किसकी वजह से? हमें पता है कि रॉड्स एंड कोन्स की वजह से दिखता है ना? दे आर द फोटो रिसेप्टर सेल्स। अभी हमने बोला है उसको कि रॉड्स एंड कोन्स क्या है? फोटो रिसेप्टर सेल्स है। मतलब हमें दिखता किसकी वजह से? डिम लाइट हो या कलर्ड लाइट हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो, ये सारी चीजें हमें रॉड्स एंड कोन्स से दिखता है। तो ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया है जहां पे रॉड्स और कोन्स नहीं है, इसीलिए हमने उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा है। So let us see the position पहले। So ये कहाँ पर present? It is diagonally opposite to the lens. It is the area of retina from where the optic nerve and blood vessels leave the eyeball.
पर इसका स्पेशलिटी क्या है? Why we are calling it as a blind spot? There are no rods and cones in this region. No rods and cones in this region. Now, yellow spot. Yellow spot. Yellow spot, you can see the diagram first. Yellow spot, area, पहले position देखते हैं, which is lateral to and above the blind spot is called as a yellow spot area, which is also called as a macula lutea. Note down all of you. Macula lutea. उसके सेंटर में, मैक्यूला ल्यूटिए के सेंटर में एक छोटा सा डिप्रेशन प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे फोविए सेंट्रालिस, या फिर उसको जनरली फोविए भी कहा जाता है। अब इसका स्पेशलिटी क्या है? यहाँ पे बहुत ज्यादा कोन सेल्स प्रेजेंट हैं और कोन सेल्स ज्यादा होने की वजह से सबसे शार्पेस्ट विजन है, शार्पेस्ट विजन। So rods and cone cells lie deep in the retina so that the light has to pass through the ganglion bipolar cells before reaching them. So fovea का याद रखो, maximum density of cone cells and is a place of the sharpest vision, means हमें दूर तक की भी चीजें बहुत अच्छे से दिखती है, शार्प दिखाई देती है। Done this much? Shall I move forward? Are you reading? Done children? येलो स्पॉट का मार्क करो, मैक्यूले ल्यूटे, और उसके बीच में एक सेंटर डिप्रेशन कॉल्ड एज फोविया सेंट्रालिस, जहां पर क्या प्रेजेंट होता है? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ कोन सेल्स, जिसकी वजह से शार्पेस्ट विजन होता है। नाउ फोटोरिसेप्टर सेल्स में दो टाइप के सेल्स है, यू कैन सी द डायग्राम अगेन। रॉड सेल्स देखो कैसे दिख रहे हैं, कोन सेल्स देखो कैसे दिख रहे हैं। रॉड को क्यों रॉड बोलते हैं? क्योंकि रॉड शेप का है और कोन कोन शेप का है, इसके लिए इसको कोन सेल्स बोलते हैं। So rod cells and cone cells, they contain light sensitive proteins, and these proteins are termed as the photopigments. Cones किसके लिए responsible है? For daylight, and daylight को हम photopic कहते हैं, photopic vision, photopic vision, that is color vision. Rod is functioning in dim light, जिसको हम क्या बोलते हैं? scotopic vision. So ये याद रखो टर्म्स, photopic, daylight, scotopic, dim light. The rod for dim, cones for daylight. So which proteins are present? So in our rods, there is a purple red protein which is called as a rhodopsin, which is a derivative of vitamin A. You must be learning in your lower classes how vitamins plays a very important role. So different vitamins has a role in different way in our body. So vitamin A, you have learned that it is good for eyes. जैसे कैरेट में होता है, ये सब चीजों में विटामिन ए ज्यादा होता है, मैंगो में होता है, ठीक है। तो विटामिन ए जब मिल रहेगा तभी ये प्रोटीन बनेगा, रोडोप्सिन। अंडरस्टूड? जो हमारे रॉड्स में प्रेजेंट है। सो प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो। See, whatever we are learning now, it has been there in your textbook, huh? Now, cones are of again 3 types. उसमें 3 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, red color, green color and blue color. You can see the diagram also, red color, green color and the blue color. And rods का आप देख सकते हो dim light का। Now various combinations of these cones and their photopigment produce sensation of different colors.
बेसिक ये 3 कलर्स के फोटो पिगमेंट्स है, जो भी हमें अभी अलग अलग कलर दिखते हैं, जैसे पिंक कलर दिख रहा है तो इसी का अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमें रेड के ही कॉम्बिनेशन से हमें पिंक दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, ऑल दैट कलर्स आर बीन फॉर्म। मतलब ये 3 बेसिक कलर्स की वजह से हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। फिर आप पूछोगे कि मैम व्हाइट कलर कैसे दिखता है, तो जब ये तीनों कलर, मैम हाँ बोलो बेटा। मैं आपने अभी कहा ना कि हमें मतलब कि कुछ लोग को रेड कलर की जगह पिंक या फिर ऑरेंज दिखता है, तो आप नहीं मतलब नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कुछ लोगों को, हम सबको दिखता है ना। इट इज बिकॉज ऑफ, अभी देखो सिर्फ यही 3 कलर्स दिखते हैं कि हम सबको, नहीं, वी कैन सी पिंक कलर ऑल्सो, वी कैन सी ऑरेंज कलर, वी कैन सी, अभी पिंक में भी बहुत सारे शेड्स ऑफ पिंक वी कैन सी, बहुत सारे शेड्स ऑफ रेड, दिस ग्रीन वी कैन सी ग्रीन टू लाइट ग्रीन, फिर ब्लू में भी डार्क ब्लू टू नेवी ब्लू टू स्काई ब्लू। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कुछ लोगों को नहीं, हम सबको दिख रहा है ना बेटा। यस मैम। अंडरस्टूड? मैम लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो पॉइंट बोला है, क्या है कलर ब्लाइंडनेस से मतलब रिलेटेड है थोड़ा बहुत? हाँ, ये ऑब्वियसली ना, कलर ब्लाइंडनेस वालों में तो यही तो प्रॉब्लम होती है ना बेटा, ये कोन्स का ही तो प्रॉब्लम होता है ना। क्योंकि मुझे ब्लू पर्पल कलर में दिख रहा है, इसीलिए पूछ रहा था। किसको, आपको? हाँ, क्यों मैं कलर ब्लाइंड हूँ इसीलिए। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? अमित। ओके, यू आर हैविंग सो मच ऑफ डेयरिंग टू से इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ओके, सो हैव यू शोन टू द डॉक्टर बेटा? यस। सो व्हाट दे टोल्ड यू? जैसे बहुत लोग को होता है, धीरे धीरे तुम अडेप्ट हो जाओगे, पता ना हो जाएगा कलर डिफरेंस। Got it, beta. So you can see, beta, it is actually it is the basic part is it is a deficiency of this protein. ठीक है? और प्रोटीन से भी ज्यादा भी, देखो अभी आपने ये बात निकाली तो मैं अभी आपको बताना चाहूंगी। देखो अभी जैसे मैंने आपको एक बात बताई, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे रोडोप्सिन प्रोटीन होगा तभी कोई किसी को, हम सबको डिम लाइट में दिखाई देगा, वैसे ही ये 3 कलर्स के लिए भी प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है। इतना समझ में आया? जैसे रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर के लिए भी प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है। अब प्रोटीन कैसे बनेगा? इट इज नॉट दैट कि आप प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन बनेगा। यस, वो तो एक फैक्टर है ही कि अगर आप अपने बॉडी को कम प्रोटीन दोगे तो फिर ये सब चीजें धीरे धीरे क्या हो जाने लगेंगी, कमजोर होने लगेंगी। बट दूसरा फैक्टर क्या है प्रोटीन का बेटा? आपका डीएनए, आपके डीएनए पे जो जीन प्रेजेंट है। अंडरस्टूड बेटा? आपके हिस्ट्री में किसी का है बेटा, आपकी पेडिग्री में somebody is having this problem, Amit? In your pedigree means your father, maybe your father may not be having, your grandfathers may be having, or their grandfather. आई डोंट थिंक सो मैम। Because ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाला ये रहता है ना बेटा, इट इज स्किपिंग द जनरेशन, इट इज स्किपिंग 1 जनरेशन। सो यू जस्ट आस्क योर मदर कि जैसे मम्मी के पापा और उनके पापा को किसी को ऐसा प्रॉब्लम था क्या? अंडरस्टूड? तो यू कैन एनालाइज द पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब होता है फैमिली ट्री। So if you're not able to see bacha, I'm very sorry bacha, because I've never come across a child like this in my full this thing. Okay, I'm very sorry and I'm very proud of you beta ki you are having that much daring to say in front of everyone. Good. Okay. So the thing was, I was telling you, it is because of a gene. Okay, gene से protein बनता है with the help of transcription and the transcription and translation. तो अगर आपके जीन पे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, अभी आपने रोडोप्सिन पढ़ा तो रोडोप्सिन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे जीन पे ये रोडोप्सिन बनाने वाला कोड्स नहीं है, जेनेटिक कोड्स नहीं है रोडोप्सिन बनाने वाला, तो भले आप कितना भी प्रोटीन खाओ बाहर से, पर ये जीन वाले में प्रॉब्लम है ना, ये कोड नहीं है, जेनेटिक कोड या कोडॉन्स नहीं है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन। अंडरस्टूड? ठीक है। सो क्या होगा कि जो कॉपी होगा, भले आप थोड़ी देर के लिए उसको ये कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जिनके कर्ली हेयर्स होते हैं, उनको स्ट्रेट हेयर्स, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं एंड दे डू द स्ट्रेटनिंग ऑफ द हेयर। ठीक है। हैव यू एवर नोटिस्ड
कि देखो हेयर इज ऑल्सो अ प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये केराटिन प्रोटीन का जो कर्ली हेयर्स वाला रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे जीन के, जिसका है फॉर एग्जाम्पल लेट अस से माय, सो आई हैव अ कर्ली हेयर, तो मेरे डीएनए पे, मेरे जीन पे जो जेनेटिक कोड है, इट विल ऑलवेज बी प्रोड्यूसिंग दैट केराटिन प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कर्ली हेयर्स। Howsoever I do a straightening, I do a beauty parlor वाला treatment, ठीक है, it will be temporary, it will never be permanent when it is a genetic problem or it's a DNA problem. Understood, beta? ठीक है. Yes, So ma'am. this is Yes. how is the things been working in our body. So protein खाना जरूरी है if the things are been, everything is been in a normal state, means normal rhodopsin बन रहा है, normal सारे ये बन रहे हैं, but अगर हम नॉर्मल होने के बाद भी अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे ठीक से तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ऑर्गन्स कमजोर होने लगेंगे, ठीक है. बट देर आर टू थिंग्स, देर कैन बी सम जेनेटिक दिस थिंग ऑल्सो. नाउ यू कैन सी ओवर हियर the comparison which is important for your neat part, rods and cones. So non-color vision, colored vision, they are very high sensitive and they function in dim light. They are low sensitive and they function in bright light. Then many rods converge into one ganglion cells and one cone per ganglion cell is fovea. More numerous, 20 rods for every cone and they are less numerous, number में कम है. मोस्टली इन द पेरिफेरल रेटिना, ऊपर ऊपर साइड में, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेंटर ऑफ रेटिना में प्रेजेंट होते हैं. सो अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. Optic nerves, you know that the nerve which is going to the brain. So it is made up of the ganglion cells and it is leaving the eyeball from the posterior side and carries the impulse from the retina to the brain. Now generation of the images. अच्छा, अब हमें image कैसे दिखाई देता है? No doubt you must have learned all these things in your lower classes, but again just a revision. So light rays from the object passes through the conjunctiva. ठीक है, पहले light कहाँ पर जाएगा, पहले हमारे conjunctiva में, फिर कॉर्निया से होते हुए प्यूपिल में, फिर लेंस में, और फिर कहाँ पे फोकस होगा, हमारे रेटिना में, टू फॉर्म एन इमेज. अब रेटिना में जाते ही ऑप्टिक नर्व है जो कि हमारे सेरिब्रम में जाएगा, विजुअल एरियाज ऑफ सेरिब्रम में. फिर नर्व इम्पल्स उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या देख रहे हो, एन इमेज इज फॉर्म्ड एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, जैसे मैंने एक बॉटल देखा, तो बॉटल को देखते ही ये सारी चीजें देखो कितनी फास्ट हो रही है. यू कैन जस्ट इमेजिन, आप एक ही बार में अपने अराउंड में जितने चीजें आप देख लो, आप एक ही बार में कितने सारे चीजें देख पा रहे, तो आप इमेजिन कर सकते हो ना बेटा, ये प्रोसेस कितना फास्ट है, हाउ फास्ट इट इज. कॉर्निया से उसका पाथवे देखो कितना लंबा है, कंजेक्टिवा से कॉर्निया, फिर प्यूपिल, फिर रेटिना, फिर रेटिना से rods and cones will identify, it will send to your brain and brain will analyze कि आप क्या देख रहे हो. जैसे एनालाइज में भी दो चीज है, कि क्या चीज है एंड क्या कलर है, दोनों चीज है. जैसे बॉटल है तो मैंने बॉटल को रिकॉग्नाइज किया कि इट इज अ बॉटल, बट फिर वो कौन से कलर का बॉटल है वो भी मैंने रिकॉग्नाइज किया. ठीक है, so it is because of our cerebrum or the brain. You can see the pathway. जैसे एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से द आइसक्रीम, ठीक है, it has been focused over here, you can see in the retina. इसका yes, you all know that retina में कैसा image form होता है, उल्टा image form होता है. You can see the उल्टा image over here. Then brain will process and then the brain will analyze कि it is ice cream, it is having a pink color का ये, it is having a cone. ठीक है, so looking at something but the response is so fast. So let us see the mechanism of the vision. So light is reflected from object. It will enter into our eye through cornea and lens and then it has been focused on the retina. जैसे रेटिना पे आएगा क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इन rods and cones. कैसे,
So eye contain photopigments formed of opsin and retina. These are the proteins. देखो बेटा यहाँ पे भी ये proteins हैं. तो ये proteins बनने के लिए भी हमारे DNA पे genetic code होना जरूरी है. So eye contain these photopigments formed of opsin and retinal. Retinol भी बोलते हैं, retinal भी बोलते हैं, retinol या नाल. जैसे ही लाइट आएगा हमारे रेटिना के अंदर, लाइट विल चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन, बिकॉज ड्यू टू विच द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन आल्सो गेट चेंज. अब देखो क्या हो रहा है, मैं वापस सिंपल वे में समझा रही हूँ आपको. जैसे ही मेरे आंखों पे कोई लाइट, मतलब लाइट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट वी नो, ठीक है. लाइट जैसे ही मेरे रेटिना में जा रहा है, मेरे रेटिना में ऑप्सिन प्रेजेंट है, ठीक है. लाइट के वजह से इस ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. लाइट की वजह से इस ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और जैसे इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. ठीक है. सो लेट अस सी नाउ. लाइट रेज विल गो इन अवर कॉर्निया एंड लेंस, फिर रेटिना में जाएगा. हाँ, इन रॉड्स एंड कोन्स. क्या बताया मैंने? ऑप्सिन एंड रेटिनॉल ऑफ द फोटो रिसेप्टर्स दे विल डिसोसिएट. पहले ऑप्सिन एंड रेटिनॉल साथ में प्रेजेंट है, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल साथ में प्रेजेंट है. लाइट आते ही ये ऑप्सिन रेटिनॉल से अलग हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा. तो जैसे ही दोनों अलग हो जाएंगे, ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज होते ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. रिजल्ट इन द चेंज इन द ऑप्सिन स्ट्रक्चर कॉजेस मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, जिसके वजह से क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड इन द सेल्स. ठीक है. देन एक्शन पोटेंशियल फिर कहाँ जाएगा? गैंग्लियन सेल्स में, बाइपोलर सेल्स में, फिर ऑप्टिक नर्व में, फिर ब्रेन में उसको रिकॉग्नाइज होगा, एंड देन based on early memory and experience it will be recognized. जैसे मैंने already bottle को मुझे बचपन से बताया गया कि this is a bottle, this is a blue color, this is a red color, है ना, बचपन में आपको पढ़ाया गया है. तो based on the memory it will be recognized and experience. ठीक है. वापस मैं रिपीट कर रही हूँ. लाइट आपकी आंखों में जाएगा तो आप हम सब की आंखों में रेटिना में क्या प्रेजेंट है? किसका कॉम्बो प्रेजेंट है? ऑप्सिन एंड रेटिनॉल का कॉम्बो प्रेजेंट है. ठीक है, कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है. पर लाइट आते ही ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ऑप्सिन और रेटिनॉल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे. अब जैसे ही ऑप्सिन रेटिनॉल से अलग होगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. बस वहीं से शुरुआत होगा एक्शन पोटेंशियल का. फिर जैसे ही ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, फटाफट मैसेज आगे 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 फॉरवर्ड होगा टिल द ब्रेन. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Again, it is not so simple process. ठीक है, it involves a physics also in it. ठीक है, but for your level, ठीक है, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको तो इसके महासागर में ही जाना है. ठीक है, but for NEET level or for 12th level, you have to understand this much only. Now you can see the accommodation. You can see this far point, near point. You can see the changes in the lens. So lens makes fine adjustment. जैसे आप सबके पास बेटा कैमरा है ना, कैमरा है आपके पास. कैमरा छोड़ दो, मोबाइल है. मोबाइल में आपके मोबाइल में भी तो कैमरे के लिए लेंस होता है ना. तो जैसे आपको किसी का पास में फोटो निकालना है तो आपने उसका लेंस को एडजस्ट किया, आपको कहीं दूर का फोटो निकालना है तो आपने उसको लेंस किया. वैसे ही हमारे आईज में भी होता है. तो लेंस मेक्स फाइन एडजस्टमेंट टू कीप अ शार्प फोकस ऑन द रेटिना. So ability of the lens by which the light ray from far and near object is focused on the retina, इसी को हम कहते हैं accommodation power of the lens. Accommodation power of the lens. You can see the changes for far point in the lens. You can see the changes in near point, ठीक है, in the lens. अगर आपके पास वो कैमरा होगा, DSLR कैमरा जिसको हम कहते हैं, तो आप उसका जब लेंस को ऐसे घुमाओगे ना गोल, तो आपको ये अकोमोडेशन ऑफ लेंस आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. द सेम थिंग इज बीन प्रेजेंट इन आवर आईज आल्सो. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am.
चलो अब ईयर के बारे में समझते हैं हम। ईयर, तो ईयर का दो काम है, ईयर का। एक तो सुनना और दूसरा बैलेंस करना। एक तो सुनना और एक दूसरा बैलेंस करना। इसके लिए हम इसे स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन भी कहते हैं। स्टैटो मीन्स सुनना, एकॉस्टिक मीन्स बैलेंस। ठीक है, सो इसका हियरिंग है और बॉडी का बैलेंस, दैट इज इक्विलिब्रियम करवाना। अब हमारे कानों में भी तीन रीजन है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और अंदर वाला ईयर। अभी देखो बेटा, आप अंदर वाले ईयर में दो पार्ट देख पा रहे हो। एक स्नेल के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, स्नेल के जैसा, शंख के जैसा, शंख बोलो या स्नेल बोलो, ऐसा टॉर्शन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो टॉर्शन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे हम सुन पाते हैं, हियरिंग। और ये जो ऊपर दिख रहा है स्ट्रक्चर, हॉर्न के जैसा, मतलब ऐसे कुछ, तो इससे 3 सेमिलुनर कैनाल्स है ये सब, जिससे हम इक्विलिब्रियम होता है हमारे बॉडी का। सो इंटरनल ईयर में दो हिस्से हैं, वन जो स्नेल के जैसा दिख रहा है दैट इज फॉर हियरिंग, एंड जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है दैट इज फॉर इक्विलिब्रियम। सो एक्सटर्नल ईयर देखते हैं। एक्सटर्नल ईयर के भी 3 पार्ट्स हैं। पहले तो अपना ईयर पिना, फिर बीच में ऑडिटरी कैनाल और फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप अभी ये जो देख रहे हो इट्स अ पिना, ईयर पिना, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैमल। मैमल के पास ही पिना होता है, बाकी किसी के पास पिना नहीं होता। सो इट्स अ मूवेबल पार्ट, है ना, बचपन से बहुत यूज किया गया होगा बाय टीचर्स एंड बाय योर पेरेंट्स, है ना। देन सपोर्टेड बाय इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रक्चर and leading to the auditory canal. Pinna collects and send the sound waves to the auditory canal. It's very simple. Now you can see the ear canal. ये हो गया हमारा पिना, ये बीच वाला क्या है, ईयर कैनाल। ईयर कैनाल जिसको हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल। तो इस ऑडिटरी कैनाल में क्या क्या है, ऑडिटरी कैनाल के एंड में होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को ही हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ईयर ड्रम को ही हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऑडिटरी कैनाल कर क्या रहा है, इट इज ट्रांसफरिंग द साउंड, ट्रांसफरिंग द साउंड वेव टू द ईयर ड्रम। इस पार्ट में, इस हिस्सा में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और वैक्स ग्लैंड्स होते हैं, वैक्स सिक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन ऑफ द पिना एंड ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, सो ऑडिटरी कैनाल का काम क्या है, सिर्फ पाथवे का काम है कि वो साउंड को साउंड को ट्रांसफर करवा रहा है। अब देखो, बड़ा बड़ा साउंड सुना तो बड़े ये छोटे से कैनाल में आके वो साउंड क्या हो गया, बड़ा मींस यहाँ तक आया ना साउंड, फिर यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हिट करेगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अ ईयर ड्रम। देन ऑडिटरी में आपको क्या पढ़ना है, याद रखना है, उसमें फाइन हेयर्स है और वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है, वैक्स ग्लैंड्स है। वैक्स का काम क्या है, वैक्स का काम क्या है, दे आर एंटीबैक्टीरियल एज वेल एज एंटी इंसेक्ट्स ऑल्सो। मतलब कोई भी इंसेक्ट, वैक्स का जो स्मेल होता है, वैक्स का एक जो ये होता है जिसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट अंदर नहीं आ पाता। ठीक है, नाउ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज द ईयर ड्रम, इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट पार्ट, डेलिकेट पार्ट। इसलिए आपको पेरेंट्स बोलते हैं कि ज्यादा ईयरफोन मत लगा के सुनो। आप अगर अपने मोबाइल में हाई साउंड करोगे तो पहले ही नोटिफाई करता है आपको कि नहीं नहीं, इट इज वेरी, इट विल डैमेज योर ईयर्स। मोबाइल भी आपको नोटिफिकेशंस देता है ना। सो व्हाट इज बीन एग्जैक्टली डैमेज्ड व्हेन वी हियर अ वेरी लाउड नॉइज, सो इट्स अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक पतला सा ट्रांसपेरेंट सा रीजन है। ठीक है, तो आप बार बार ईयरफोन लगाओगे, बार बार ईयरफोन लगाने से क्या होगा, और आवाज बहुत तेज से सुनोगे तो क्या होगा, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। और एक बार ये डैमेज हो गया तो गायब, फिर तो ये अगर ये फट गया, ये ड्रम ही फट गया तो आगे मैसेज पास ही नहीं होगा, साउंड पास ही नहीं हो पाएगा। सो इट्स अ डेलिकेट membranous structure, बहुत ही पतला सा मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, which is transmitting the sound wave to the middle ear. So it is made up of connective tissue covered with skin on the outer side and mucous membrane on the inner side. It is flexible part, it's a flexible part.
So you can see the outer ear is made up of auricle and external auditory meatus. It is also called as a auricle. Please note down the terms. Please all of you note down the terms. Auditory canal को auditory meatus भी कहा जाता है या ear canal भी कहा जाता है. Now middle ear. Middle ear में ear ossicles present हैं. Ear ossicles का मतलब होता है ear bones. Middle ear में ear bones present हैं. So 3 ear bones हैं जिसको आप मिस कहते हो. मिस, malleus, incus and stapes. Malleus, incus and stapes. देखो तीनों का स्ट्रक्चर आप देखो. Malleus हैमर के जैसा दिख रहा है. Incus एनविल के जैसा दिख रहा है जिसके ऊपर वो ठोका जा रहा है. And stape is the smallest bone of our body. Okay. So on receiving the vibration from the tympanic membrane, the ear ossicle amplifies the vibration and they will transfer to the collier. जो अभी आपने स्नेल के जैसा स्ट्रक्चर देखा ना बाहर, स्नेल या शंख बोलो, जो टॉर्शन वाला स्ट्रक्चर देखा, उसी को हम कॉलिए कहते हैं. ठीक है. इसके अलावा we can see a small eustachian tube which is connected to the middle ear of the pharynx. Now this is also a very important point. Wait, let me show you. देखो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है सबको, ये जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये जो पिंक कलर जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, दिस इज द यूस्टैचियन ट्यूब. क्या बोलते हैं हम इसे? यूस्टैचियन ट्यूब. अब ये यूस्टैचियन ट्यूब का काम क्या है? अभी अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी अगर आपको बचपन में कान में कुछ दवाई डाली गई होगी तो आपने उसे गले में भी फील किया होगा. किया है कि नहीं? किसी ने फील किया है? यस मैम. तो इसका मतलब देयर इज सम ओपनिंग which has been connected to the ear to the pharynx. तो वो जो कनेक्शन है, it is because of this tympanic membrane and this plays a very important role. कैसे? जैसे अगर आपने कोई जगह में गए, अभी जैसे गणपति फेस्टिवल आ रहा है और इतना साउंड है, हाँ, तो इतना अगर साउंड में आप हो कि कहीं डीजे बज रहा है और इतना ज्यादा साउंड है, तो क्या होता है बेटा कि साउंड जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हिट होगा, साउंड का वाइब्रेशन हिट होगा, बट उसको नॉर्मलाइज करके आगे भेजना है. अगर इतना ज्यादा साउंड वेव से वो आगे भेजेगा तो अंदर के ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे. तो इसको प्रेशर को नॉर्मलाइज कौन करता है? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करता है. सॉरी, ये यूस्टैचियन ट्यूब करता है. ठीक है. सो ये दिस यूस्टैचियन ट्यूब it will normalize the pressure of the sound waves. ठीक है. If you have ever traveled with a flight, ठीक है, तो जब फ्लाइट टेक ऑफ करेगा तो अगेन साउंड का प्रेशर ज्यादा होता है. तो साउंड के प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए जो एयर हॉस्टेस होते हैं वो आपको चॉकलेट्स देते हैं खाने के लिए. क्यों? क्योंकि जब आप चॉकलेट्स खाओगे बेटा तो यू विल ओपन योर माउथ, एंड व्हेन यू ओपन योर माउथ तो यूस्टैचियन ट्यूब से ये प्रेशर को नॉर्मलाइज किया जाता है. अंडरस्टूड? So that is the best example for you all to understand. तो जब भी डीजे वगैरह होता है तो आप चिल्लाते हो, शोर मचाते हो, तो क्या होता है? अगेन द साउंड इज बीन नॉर्मलाइज्ड. ठीक है. पर अगर आपके मुंह पे पट्टी बांध दिया गया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पूरे मुंह पे पट्टी बांध दिया गया और फिर अगर आपको साउंड सुनाया गया तो ऑब्वियसली आप हम सब बहरे हो सकते हैं. समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? यस और नो? Yes, ma'am. अगर हमारे मुंह पे पट्टी बांध दिया गया, हाँ, मुंह पे पट्टी अगर हमारे मुंह पे बांधा गया और फिर अगर बहुत ज्यादा साउंड हमें सुनाया जा रहा है तो हम श्योरली बहरे हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अगर माउथ ओपन रहेगा तो ये साउंड बैलेंस हो जाएगा. You can see the malleus, incus and the stape. Again you can take a screenshot of this page बेटा. ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, this is a 3 semicircular canal. 3 semicircular canal, इससे बैलेंस होता है, इससे कॉलिया से हियरिंग होता है. ऑडिटरी नर्व विल गो टू अवर वेयर, अपने ब्रेन में जाएगा. टेक अ स्क्रीनशॉट. देखो ये ईयर ड्रम है, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. आप देख सकते हो कैसा है ईयर ड्रम.
इसका साउंड वेव मैलियस पे जाएगा, मैलियस की वजह से इंकस हिलेगा, इंकस की वजह से स्टेप हिलेगा, और स्टेप से ये जो मैसेज है इट विल बी कैरिड टू द कॉलिए। पर बिफोर ऑल दिस थिंग्स, ये एक यहाँ पे एक रीजन है कॉल्ड एज ए यूस्टैचियन ट्यूब, जिससे कि प्रेशर नॉर्मलाइज होके कॉलिए तक जाएगा। ठीक है। सो internal ear is made up of labyrinth, vestibule, apparatus. You can see labyrinth and vestibule apparatus. So it's a bony labyrinth. कैसा है बेटा पता है स्ट्रक्चर? Just a second. यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। कैन यू ऑल सी द वीडियो? कैन यू ऑल सी? देखो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, ये बुक को मैंने रोल किया, ठीक है, ये बुक को मैंने रोल कर दिया, तो कैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, एक हॉलो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया कि नहीं? Yes. Yes. हॉलो स्ट्रक्चर। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर, ऐसे ही हॉलो स्ट्रक्चर से ये स्नेल के जैसा स्ट्रक्चर बना है। मतलब यही हॉलो स्ट्रक्चर को मैं ऐसे गोल गोल घुमा दूं, समझो ये पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई पाइप है और पाइप को मैंने गोल गोल घुमा दिया, तो वैसा ही है हमारा कॉलिए। समझ में आया? जैसे पाइप के बीच में होल कैसे होता है, पाइप के बीच में होल होता है ना बेटा, जिसमें से पानी ये होता है, तो ऐसा हॉलो स्ट्रक्चर वाला अगर मैंने पाइप को ऐसे गोल गोल चकली के जैसा बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा? कॉलिए बन जाएगा। तो कॉलिए का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यस, वो उसको हम बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ, और अंदर हॉलो स्पेस होता है, अंदर हॉलो स्पेस होता है। स्पेस क्यों है? जिससे कि साउंड ट्रेवल करेगा ना, इसीलिए। ओके, सो वेस्टिबुलर apparatus भी प्रेजेंट है। सो यू कैन सी, जब हम इसको कट करेंगे, जब हम इसको कट करेंगे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, अंदर हॉलो है ना, समझा? अंदर हॉलो है। Yes, ma'am. तो ऊपर वाला अगर आप पाइप को कट करोगे तो पाइप का भी कुछ ऐसे ही टीएस मिलेगा ना हमें, टीएस सेक्शन ऑफ पाइप। सो ऊपर वाला हिस्सा जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है, समझो अगर हम ट्यूब इसकी बात कर रहे हैं नॉर्मल पाइप की, तो वो प्लास्टिक सा होगा। पर अभी कान में क्या है? इट इज मेड अप ऑफ बोनी लैब्रिंथ। फिर एक बीच में स्पेस है जिसमें पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। फिर अंदर वाला मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ऊपर वाला बोनी है, अंदर वाला मेम्ब्रेन से बना है, मेम्ब्रेन से बना है, और सबसे अंदर है एंडोलिम्फ। मतलब ये जो स्पेस है उसमें भी एक फ्लूइड भरा है, ऐसा नहीं है कि खाली है। जैसे भी आप खाली पाइप को रोकोगे तो वहां पे तो कुछ नहीं रहता है ना, वेकेंट स्पेस रहता है, पर हमारे कान में लिम्फ भरा है, लिम्फ भरा है। सो बोनी लैब्रिंथ के नीचे जो फ्लूइड है उसे हम बोलेंगे पेरिलिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। फिर अगेन अ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, उसके अंदर भी एक फ्लूइड है, एंडोलिम्फ। ठीक है। सो bony labyrinth filled with perilymph and membranous filled with endolymph. So again, you can take a screenshot so that when you are learning the part, you can understand. So bony labyrinth. So bony labyrinth के अंदर तीन चीजें हैं, vestibule, semicircular canals and the collier. And membranous labyrinth में क्या क्या आपको पढ़ना है? Collier duct, utriculus and sacculus, semicircular ducts and endolymphatic duct. Please take a screenshot of this page. Just go through. See, the blue part is bony, the pink, the reddish part is membranous. Note down all of you. Please note down.
डन मैम। ना द कॉलिए, पहले हम इसको कॉलियो को समझते हैं। अब देखो कॉलियो को हमने कट किया, ठीक है। कॉलियो को कट करने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। सो कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लैबिरिंथ, द कॉलिए, कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड 3 चेम्बर्स। अब ये जो अंदर वाला जो होल है ना बेटा, उसमें भी 3 अलग अलग चेम्बर्स है। अगर 3 चेम्बर्स बन रहे हैं मतलब 3 अलग अलग मेम्ब्रेन्स होंगे। यस, सो रेजिनार मेम्ब्रेन एंड बेसिलार मेम्ब्रेन की वजह से, रेजिनार मेम्ब्रेन और बेसिलार मेम्ब्रेन की वजह से 3 चेम्बर्स बने हैं। स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला टिम्पैनी एंड स्केला मीडिया, ठीक है। सो स्केला, स्केला का मतलब भी होता है स्पेस। सो स्केला वेस्टिब्यूल इज द अपर पार्ट, अपर चेम्बर, टिम्पैनी इज द बॉटम चेम्बर एंड मीडिया इज द मिडिल चेम्बर। स्केला वेस्टिब्यूल के अंदर पेरिलिम्फ है, टिम्पैनी के अंदर भी पेरिलिम्फ है, जबकि मीडिया के अंदर अंदर वाले लेयर में एंडोलिम्फ है। कैन सी विद द डायग्राम। This is the diagram which has been given in your textbook. Scala vestibule, media and tympani. किसकी वजह से separated है? 2 membrane की वजह से। You can see the cells over here. Resinar membrane and basilar membrane. इसके वजह से 3 chambers बन गए हैं, 3 ऐसे space बन गए हैं which we call as a scala. Resinar membrane के अंदर ही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है वहीं पे उस साइड में। और बेसिलर मेम्ब्रेन में यू कैन सी अ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट ओवर हियर व्हिच आर कॉल्ड एज अ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। दिस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। See the diagram nicely and properly, all of you. See all the labelings. We will be learning the importance of this organ of Corti. Organ of Corti ही मदद करता है sound waves में लेके जाने में। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेस होगा, इसका भी इंपॉर्टेंस है। So you can see now, organ of Corti is a small P-shaped structure which is present on the basilar membrane. Correct है कि नहीं? Basilar membrane पे एक छोटा सा P-shape का structure है on the floor of sclera media. तो sclera media का ये floor है, वहां पर ये present है। So organ of Corti has a sensory epithelium over the basilar membrane. ये जो sensory epithelium है, हाँ, it is connected with a gelatinous tectorial membrane. सेंसरी सेल्स के ऊपर सेंसरी हेयर्स होते हैं। वी आर दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर 11th स्टैंडर्ड इन द लेसन एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आपको सेंसरी एपिथेलियम बताया गया था और उसका फोटो भी था, डायग्राम भी था विद सेंसरी हेयर्स ऑन द फ्री सरफेस। हेयर मतलब हेयर जैसे सेल्स होते हैं, सच में हेयर नहीं होता है। सो दे आर कॉल्ड एज अ हेयर सेल्स। दे आर सेल्स, दे आर हेयर सेल्स. So in between the rows of hair cells are present the supporting cells. Hair cells कैसे दिखते हैं? They are long, stiff, with a microvilli. What? Therefore, they are called as what? They are called as a stereocilia. Cilia, sorry. Cilia का मतलब ही होता है hair-like structures on their upper surface. Stereocilia. Above stereocilia there is a jelly-like membrane which is called as a, अभी हमने डिस्कस किया था jelly वाले membrane को हम क्या कहते हैं? Tectorial membrane. So these organs will act like a transducer, converting sound vibration into the nerve impulse. So just go through all the points. एक बार ये वापस इस diagram को देखो. You can open your textbook also, and then just go through all the points.
ठीक है. You can see all the structures nicely and properly with the organ of corti, with the hair cells, the tectorial membrane. You can see the hair cells, basilar membrane. ये बीच वाले पार्ट को zoom किया है. This is the racinar membrane. This is a स्केलिया मीडिया का फ्लोर है. स्केला मीडिया का फ्लोर है ये. You can see the tectorial membrane, how it is. You can see the hair cells. This is the organ of corti. Again in another view. So how the tectorial membrane will move? Hair receptors of the organ of corti क्या करता है? जो पेरिलिम्फ है, जब वो वाइब्रेट होगा तो एंडोलिम्फ भी वाइब्रेट होगा. जब पेरिलिम्फ वाइब्रेट होगा तो एंडोलिम्फ भी वाइब्रेट होगा, जिसके वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट होगा. तो बेसिलर मेम्ब्रेन में जब वाइब्रेशंस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ये जो हेयर सेल्स है, they will move against the tectorial membrane. Understood about all these things, and therefore we can hear the sound. तो देखो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जैसे ही इस पे प्रेस हो रहा है, हेयर सेल्स पे प्रेस होता है, क्या होता है? Auditory nerves are being generated, action potential is generated, and the sound waves will go to our brain. समझा मैंने क्या बोला है? How we can hear? जब हमारे वाइब्रेशंस, जब ये साउंड के वाइब्रेशंस सारे मेम्ब्रेन्स में आएंगे, मेम्ब्रेन्स के अंदर एक में पेरिलिम्फ में आएगा, फिर एंडोलिम्फ में आएगा, फिर बेसिलर मेम्ब्रेन में आएगा. तो बेसिलर मेम्ब्रेन में जैसे ही आएगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के सेल्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे, हेयर सेल्स. तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन विल प्रेस अगेंस्ट दिस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. यू कैन सी इट इज प्रेसिंग अगेंस्ट द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और एंड देन ऑडिटरी नर्व विल सेंड द इम्पल्स टू अवर ब्रेन. फिर हमारा ब्रेन एनालाइज करेगा कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या चीज, जो सामने वाला का साउंड आ रहा है वो कैसा साउंड आ रहा है, तो हम उसके ऊपर एनालाइज करेंगे और रिएक्ट करेंगे. So now let us learn the next part of the ear, that is the equilibrium. So vestibular apparatus has three semicircular canals. See, these are the three semicircular canals. एक, दो, तीन. ठीक है, इसलिए हम इसको semicircular canal कहते हैं. The utricular circular region with the otolith organ. इसके अंदर क्या present होता है? You can see otolith organ. This is the utricular, this is the sacculae, this is the maculae. ठीक है, इसका जो swollen part होता है, जो नीचे वाला swollen part होता है, उसे हम ampulla कहते हैं. अभी हम कॉलिए नहीं पढ़ रहे, अभी हम ये वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं. So this is fully called as a vestibular apparatus, that is containing the semicircular canal. सेमीसर्कुलर कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट है? यूट्रिकुलर एक ऑर्गन है, सैक्यूले एक ऑर्गन है, मैक्यूले एक ऑर्गन है. इसका जो स्वोलन पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे विथ द एम्पुला. यूट्रिकुले एंड क्रिस्टे हम एक साथ कहते हैं. Again, these organs are called as a otolith organ. So you can see over here, utricular region with the otolith organ. All the canals, all the three canals, they are lying in a different plane, right angle to each other. These canals are filled with again endolymph. The base is swollen and called as a ampulla. There is a sensory spot which is called as a crista. Cristae will help in maintaining the equilibrium. So एक बार just पूरा देखो और फिर मैं वापस डायग्राम दिखाती हूँ.
You can again take a screenshot of this page so that when you are learning the things, diagram सामने रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा. Again with the diagram, you can see the scalar region, vestibule region and utricular region. So it contains sacculae and utriculum. Utricle. Sacula continues with the membranous labyrinth within the collier. ये collier का ही continuation है, sacculae. And it continues with the membranous labyrinth within the semicircular canal. Now this has two sensory spots, macula of saccula and utricula of utricular. The macula contains again the hair cells and supporting cells. The tip of the hair and the cilia project into a thick gelatinous sheath जिसको हम otolith membrane कहते हैं. ये otolith membrane में छोटे छोटे particles हैं of otolith or otoconia are secreted. They are made up of calcium, CCO3 and protein. So where are the things where you have learned the importance of calcium? Tell me till now. Where are the regions where you have learned the importance of calcium? ये तो समझो calcium. Coagulation of blood. Very good. Coagulation of blood. Next. और बस coagulation of blood में यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना कि कैल्शियम कार्बोनेट है. Yes. हाँ तो कैल्शियम रहेगा तभी तो कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा ना. तो Yes, मतलब ma'am. इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग ऑल्सो. हम क्या पढ़ रहे हैं, ईयर का वो पार्ट जिसमें बैलेंसिंग हो रहा है. तो मतलब बैलेंसिंग के लिए भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम कार्बोनेट है ऑब्वियसली, बट कैल्शियम तो चाहिए ना उसके लिए रॉ मटेरियल. नेक्स्ट. और कहां पर बताओ. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में मैंने आपको क्या बताया था, बिना कैल्शियम के एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा क्या साइनेप्स में? हाँ, बिना कैल्शियम आयन के एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा क्या सिनेप्टिक वेसल से? No, ma'am. No. No. तो जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स में भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट है. और बोन्स में तो है ही. बोन्स डेवलपमेंट में तो कैल्शियम तो आप पढ़ते ही आए हो बचपन से कि बोन बोन बोन. पर कैल्शियम प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी अदर systems of our body. Okay, as you have told me for blood clotting, you have just now seen calcium carbonate is necessary for balancing of the body. Yes, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है हाँ और प्रोटीन की कमी है तो you will not be able to sit or stand properly. Understood? अगेन कैल्शियम की अगर कमी है तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगा. So छोटे छोटे minerals has a importance.
Again, you can take a screenshot of this page so that when you are learning the part, you can understand more clearly and better. Take a screenshot. I hope it must be done in different view. You can see the macula and utricular on one side and crista on the another side. The swollen part is called as a ampulla. Static versus equilibrium. Static equilibrium का मतलब क्या होता है? It has to do with our position or straight line change in speed. For example, upside down, tilted to the left, slowing down. जो कौन सेंस करता है? मैक्यूला. Then dynamic equilibrium मतलब has to do with angular acceleration, जैसे कि spinning, rolling, boat riding, जो acceleration में हो रहा है, ठीक है? Which is sensed by the crista. You can a screenshot of this page also. So let us see this. The macula and crista are the receptors sensitive to the position of head with the respect to the gravity. So हमारे पास जो 3 semicircular canals है, they are arranged in such a way that the movement in any plane can be detected by these cells. All the 3 are right angle to each other ना, इसके वजह से हर जगह से, हर plane से हम message को detect कर सकते हैं. The balance and the posture of body is maintained because of this. अभी हमने देखा कि डायनेमिक बैलेंस का क्या मतलब है और दूसरा नॉर्मल स्टैटिक बैलेंस का क्या मतलब है. So dynamic balance is done with the help of crista and static balance or linear balance is done with the help of macula of utriculus and sacculus. So this is the whole part of the ear. So outer ear, middle ear and the inner ear. So inner ear, this part helps in balancing and this part helps in hearing. So how we are able to hear? I will explain you again, just a repetition. हमारा ear sound wave receive करेगा, ear drum को send करेगा, ear drum vibrate होगा, किसको vibrate करेगा? हमारे 3 ear ossicles को, malleus, incus and stapes. फिर वहां से कहां पर जाएगा? कॉलिए में जाएगा. कॉलिए के अंदर कौन वाइब्रेट होगा? बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा, जिसके वजह से this movement will cause the hair cell to press against the tectorial membrane. Tectorial membrane के वजह से जैसे वो प्रेस करेगा हमारा hair cells tectorial membrane को, impulse generate होगा, afferent neuron, that is sensory neuron. Then it will be sent to the brain with the help of auditory nerve. Our brain will detect and decode the sound. So who plays an important role for hearing? It's a basilar membrane पे जो organ of Corti है and tectorial membrane which will press on it. These 2 points are very important. Basilar membrane पे हमें पता है कि organ of Corti और organ of Corti के ऊपर ही hair cells होते हैं. So this basilar membrane causes the hair cell to press against the tectorial membrane. जैसे ही ये tectorial membrane पे press होगा, action potential generate होगा और फिर message फटाफट ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन उसे डिकोड करेगा. तो कैसे जाएगा ब्रेन तक? सेंसरी न्यूरॉन ऑडिटरी नर्व को देगा, ऑडिटरी नर्व ब्रेन को देगा और फिर ब्रेन उसे डिकोड करेगा. अंडरस्टूड?
Yes, ma'am. See over here. Read all the parts. आप लोग बच गए डायग्राम्स अगर बनाना नहीं है, अदरवाइज ये आई और ईयर का डायग्राम तो कंपलसरी था एग्जाम में। इतना पोर्शन आपका स्किप हो गया बोर्ड के लिए। ठीक है, वेरी सिंपल डायग्राम टू अंडरस्टैंड। सेम डायग्राम, take a screenshot of this thing. So sound wave will go in our ear pinna, will go to the tympanic membrane, that is eardrum, ear ossicles, that is mesh, malleus incus tape, then window, vestibule, scala tympani, basal membrane, tectorial membrane, hereditary nerve, brain and audible sound. So again जो हम बोल रहे हैं वो आपको तुरंत सुनाई दे रहा है. You can see how fast it is. You can just imagine how fast it is. Eyes and ear दोनों कितना फास्ट है. ठीक है, तो ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, बाकी का सब पार्ट. जस्ट अ सेकेंड, मैं रिफ्लेक्स एक्शन बताना चाहती थी आपको. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन एक्सप्लेन किया था बेटा. यस और नो? No, ma'am. बेटा सो रिफ्लेक्स आर्क बताया था ना मैंने बेटा. इट विल गो फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन. दिस रिफ्लेक्स आर्क, इट इज यूनिडायरेक्शनल. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आई थिंक सो. इट इज यूनिडायरेक्शनल. सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन में. आई एम नॉट डन इट. Yes, ma'am. हो गया वो. है ना. मुझे याद आ रहा है कि वो उसमें 5 एलिमेंट्स हैं. तो मैं देखिए आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वापस. देखो मैंने रिफ्लेक्स एक्शन का आपको यही पाथवे एक्सप्लेन किया था. जैसे रिफ्लेक्स एक्शन में 5 लोग इन्वॉल्व हैं. एफरेंट न्यूरॉन जो मैसेज लेकर जाएगा, है ना, एफरेंट न्यूरॉन. देन कहां पर लेकर आएगा? इंटर न्यूरॉन में. और इफरेंट न्यूरॉन, दैट इज मोटर न्यूरॉन, मैसेज लेकर आएगा टू द इफेक्टर. तो 5 लोग कौन से हो गए? रिसेप्टर नंबर 1 जो रिसीव करेगा, सेंसरी न्यूरॉन जो लेकर जाएगा नंबर 2, नंबर 3 इज इंटर न्यूरॉन जो डिसाइड करेगा व्हाट टू डू, नंबर 4 इज अ मोटर न्यूरॉन एंड नंबर 5 इज द इफेक्टर. याद है? ठीक है, आई विल एक्सप्लेन बाय दिस आल्सो. देखो एक बार मैं वापस बता रही हूँ. रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क,
रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड संभालता है, बिकॉज ऑलरेडी ब्रेन के पास बहुत काम करने के लिए। तो जो भी रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इट इज बीन कंट्रोल्ड विद द आवर स्पाइनल कॉर्ड। तो कैसे कंट्रोल करता है? ये टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा स्पाइनल नर्व है। तो रिसेप्टर विल रिसीव द मैसेज, it will give to the sensory neuron. Sensory neuron कहाँ पर present है? It is present in the dorsal root of the spinal nerve. Then it will go in the gray matter of the spinal cord. Gray matter में कौन present है? Interneuron present है. They will decide what to do and what not to do. हाँ, and then the message will be taken with the help of the motor neuron. मोटर न्यूरॉन कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व में प्रेजेंट है, एंड दे विल गिव द मैसेज टू द रिसेप्टर, सॉरी इफेक्टर ऑर्गन। समझा? तो इसी को हम रिफ्लेक्स आर कहते हैं। समझा या नहीं? यस मैम। So different types of receptors are there, which you can see in your textbook also. अलग अलग टाइप के receptors भी हैं। Wait, just a second, I will open that also. Give me some time. एक मिनट। टेक्स्ट बुक ओपन है बेटा आप लोगों का? पेज नंबर कोई बता सकता है मुझे क्या है? जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन है उसका पेज नंबर कोई बता सकता है? किसी का अगर टेक्स्ट बुक ओपन है तो? 198. 98। 198. All of you can see the textbook. टेक्स्ट बुक दिख रहा है ना बेटा या नहीं? यस मैम। आपको इस यहाँ के लिए ही बताना चाहते थे। देखो, रिफ्लेक्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। So cranial reflexes, जो brain, it is carried out by brain, and spinal reflexes, which is carried out by spinal cord. Cranial reflexes का action थोड़ा slow होता है, spinal का बहुत ही quick action होता है। Spinal reflexes में कौन कौन से आते हैं? जैसे watering of mouth on sight or smell of a food, जबकि withdrawal of leg while stepping on something hot or pointed. So you can just see the comparison with the cranial reflexes and the spinal reflexes. Based on the previous experiences, again मैंने आपको ये conditioned unconditioned explain किया था ना, ये Pavlov का dog वाला experiment भी explain किया था मैंने आपको। Do you remember? यस मैम। Then monosynaptic and polysynaptic. Monosynaptic, synapse का मतलब क्या होता है बेटा? दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस को हम साइनैप्स कहते हैं। तो मोनो मीन्स जब एक ही सेंसरी और एक ही मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है तो उसे हम बोलेंगे मोनो, मीन्स वन सिनेप्टिक। पॉलीसिनेप्टिक मतलब जब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे एक साथ एसोसिएटेड, जैसे साइकिलिंग करना, साइकिलिंग करते वक्त बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ काम करते हैं, सो पॉलीसिनेप्टिक। स्विमिंग करना, लाइक दैट। और एक और चीज है इन विच द यस, ये तो ये भी मैंने आपको बताया था। This also I think so I have explained you again, I just don't remember. Phono is for ear, stato is for ear again, phono and दोनों ear का दो काम है। Photo is present in our eyes, thermo in our skin. Thermo में भी दो type है, for heat and cold. So for heat it is called as a calerio and for cold it is called as a frigido. तो ये नाम याद आप टिक मार्क कर लो आपके टेक्स्ट बुक में। मैकेनो भी स्किन में है, फॉर पेन, टच, प्रेशर, ऑल दिस थिंग्स। केमो में दो टाइप है, गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी। गस्टेटरी फॉर टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी फॉर नोज। So you can see that how many stimulus sensitivity we have, about 10,000 different smells का हमें समझ में आ सकता है। इंटेरो रिसेप्टर्स मतलब जो अंदर है, उसमें आता है एंटेरो, प्रोप्रियो एंड बैरो। एंटेरो like hunger, thirst, pain, osmotic changes. Proprio, which is present in our joints, muscles, and baro,
present in our arteries, that is vena cava, aortica, to which helps in sensing the blood pressure through either vasodilation means बड़ा होना, dilate होना blood vessels, या फिर constrict होना means छोटा होना, narrow होना. Okay, so only this part was been remaining. ठीक है, अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया है. तो आज के आप क्या करोगे बेटा, आप लोग आई और ईयर और ये जितने भी रिसेप्टर्स मैंने आप बताए हैं ये सब आप रीड करके रखोगे, सो दैट जब हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा. समझा सबको? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. so we will stop now beta. ठीक है, homework is to read and keep all these things so that we can solve in the next class. Okay, चलो bye then.